सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों अपन लोगों की 2 अक्टूबर। और आज हम सभी 2 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज की क्लास से भी आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी साथियों पूरी क्लास में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के प्रश्न को क्विकली रिवाइज करा देता हूं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो आईफा अवार्ड है 2024 जो कि कहां पर आयोजित किए गए थे, तो यूएई के अबू धाबी के अंदर। इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है यह भी किसे मिला था, तो एनिमल मूवी को। और इसी में साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने प्राप्त किया था, तो अभिनेता शाहरुख खान ने जवान मूवी के लिए। जबकि बेस्ट जो एक्ट्रेस का अवार्ड है ये किसे मिला था, तो रानी मुखर्जी को। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो हसन नसरुल्लाह है ये किस संगठन का प्रमुख था, जो कि हाल ही में अभी मारा गया है। तो ये साथियों हिजबुल्लाह संगठन का प्रमुख था हसन नसरुल्लाह, और इसकी हाल ही में भी मौत हो गई है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो उदयनिधि स्टालिन है जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन के बेटे हैं, और ये भी तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बने हैं। हेलेन तूफान के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जो कि भी मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। और ये 100 साल के इतिहास में मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान था। और इसने भी किस देश में 52 लोगों की क्या है कि मौत हो गई है, तो अमेरिका के अंदर। 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इस बार 54वां जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये किसे मिलेगा, तो मिथुन चक्रवर्ती को। और ये हो जाती है साथियों कि जो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये दिया तो 2024 में जाएगा, लेकिन ये 2022 के लिए मिलेगा इनको। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 69वां सत्र है इसमें भारत की तरफ से किसने संबोधन किया था, तो हमारे विदेश मंत्री साहब एस जयशंकर साहब। विश्व हृदय दिवस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो कि हर साल कब मनाया जाता है, तो 29 सितंबर को। अभी जापान में आयोजित जो वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर है इसमें पुरुषों के भी 5000 मीटर दौड़ में किसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, तो भारत के गुरवीर सिंह ने। इंडसलैंड बैंक के मैंने आप लोगों को एमडी और सीईओ बताए थे जो कि भी 3 साल का कार्यकाल के लिए वर्षे बन चुके हैं, सुमंत कथपालिया। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो गाय है इसको राजमाता किस राज्य सरकार ने घोषित किया था, तो महाराष्ट्र सरकार ने। आई होप साथियों आपको 1 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो बीसीसीआई है इसके द्वारा कहां पर नई जो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी है इसका उद्घाटन किया गया है। इसका साथियों जो उद्घाटन है ये किया है अभी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जो बीसीसीआई है इसको जो वर्तमान में सचिव है जय शाह, इन्होंने भी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, इन्हीं के साथ मिलकर अभी बेंगलुरु में नई क्रिकेट अकादमी का जो है ये उद्घाटन किया है। और जैसे ही साथियों इसका उद्घाटन हुआ है इसका बोर्ड ने नाम भी बदल दिया है, और नाम बदल कर अब क्या कर दिया है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये जो नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी है ये 40 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ साथियों 3 मैदान और कुल 86 पिचें तैयार की गई हैं। हालांकि इससे पहले सन 2000 में क्या है कि बेंगलुरु में जो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी है इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते साथियों पहले हम लोग बीसीसीआई के बारे में। तो याद रखेंगे जो बीसीसीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1928 के अंदर। मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के मुंबई में। अध्यक्ष भी वर्तमान में है रोजर बिन्नी साहब, और उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव शुक्ला। जबकि वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो हेमांग अमीन। अब इसी से साथ ही 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा। अभी पुरुषों की जो टीम है इसके मुख्य कोच कौन है, तो वर्तमान में गौतम गंभीर। जबकि महिला क्रिकेट टीम के भी मुख्य कोच कौन है, तो इनका नाम है अमूल मजूमदार। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो अग्निवीर है इनको रिजर्वेशन देने वाली जो पहली कंपनी है ये भी कौन सी बन गई है। इस कंपनी का नाम है साथियों ब्रह्मोस एरोस्पेस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
दरअसल अभी जो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, इसने अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली यह पहली प्राइवेट कंपनी हो गई है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ जो टेक्निकल एंट्रीज है इनमें 15%, जबकि जो प्रशासनिक व सुरक्षा के रोल है इनमें 50% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में बात करें तो जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है इसका जो मुख्य काम है ये क्रूज मिसाइलें बनाना है। अब ये साथ ही पहले से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 2024 में जितनी भी प्रथम घटनाएं हैं उनको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि साथ ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला जो भी पहला राज्य है ये कौन सा बना था, तो बिहार। सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो केरल। अभी अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला जो पहला राज्य है ये कौन सा बना था, तो हिमाचल प्रदेश। और 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो राजस्थान। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑक्सीजन बर्ड पार्क है इसका भी जो उद्घाटन है यह भी कहां पर किया गया है। तो ये साथी जो ऑक्सीजन बर्ड पार्क है इसका भी जो उद्घाटन है ये महाराष्ट्र के नागपुर में किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये साथी जो ऑक्सीजन बर्ड पार्क है ये महाराष्ट्र के नागपुर में, नागपुर और हैदराबाद के बीच में जो NH44 है यहीं पर किया गया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो ऑक्सीजन बर्ड पार्क है इसको विकसित किसने किया है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो ऑक्सीजन बर्ड पार्क है ये कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, तो 8.23 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर। पार्क को प्राकृतिक पक्षी आवास के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो बात में साथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनके विकास और उनके प्रबंधन के लिए कार्य करता है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1995 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार यादव। ये साथ जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्रालय है इसी के अंतर्गत काम करता है, जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी साहब। और एक क्वेश्चन साथी और याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये NH44 ही है। अब आज के चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का साथियों आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा है इसके भी जो पहली महिला महानिदेशक है ये कौन बनी है। नाम है इनका साथियों आरती सरीन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले साथियों एक बार इमेज में देखिए आरती सरीन को। ये नहीं आपके सामने इमेज में आरती सरीन, जो कि अब सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी हैं। और इन्होंने साथियों ये जो पदभार है ये 1 अक्टूबर को संभाला है। अब ये साथियों पहली महिला से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभी तक मैंने आपको पिछले 6 महीने के अंदर पहली महिला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए वो मैं आज आपको सारे के सारे रिवाइज कराऊंगा। एक नया क्वेश्चन यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि साथियों मैंने आपको जिया राय का नाम पढ़ाया था, थोड़ा याद कीजिए। ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी थी। सुमिता विश्वास का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, यह भी महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त हुई थी। पावनी सबकाल का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, ये देश में सबसे कम उम्र की अभी फीमेल आयरनमैन बनी थी। केंजा डेली की बात करें तो दुनिया की पहली मिस AI मॉडल बनी थी। साधना सक्सेना नायर का नाम भी मैंने आपको पढ़ाया था। और ये जो साथियों साधना सक्सेना नायर का नाम है ये एग्जाम में पूछा हुआ है अभी रिसेंटली। ये आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। और डायना पुंडेली की बात करें तो ये राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अब आज का 5वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका साथियों जो 5वां क्वेश्चन है ये अभ्यास से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत और किस देश के बीच में जो काजिंद अभ्यास है यह भी उत्तराखंड के अंदर शुरू हुआ है। तो ये साथी जो काजिंद अभ्यास है ये हर साल आयोजित किया जाता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। और ये अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर क्या है कि शुरू हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये साथी जो काजिंद अभ्यास है इस बार इसका 8वां संस्करण है जो कि उत्तराखंड के अंदर शुरू हुआ है। और ये अभ्यास कब से लेकर कब तक आयोजित किया जाएगा, तो ये 30 सितंबर को शुरू हुआ है
और 13 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत की ओर से 120 कर्मियों वाली भारतीय सशस्त्र बलों का जो प्रतिनिधित्व है, ये भारतीय सेना की जो कुमाऊं रेजिमेंट है, इसी की बटालियन कर रही है। और ये जो कारगिल अभ्यास है, ये 2016 से आयोजित किया जा रहा है, जबकि इसका जो पिछला वाला संस्करण है 2023 वाला, ये कजाकिस्तान के अंदर ये आयोजित किया गया था। अब ये अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये सारे के सारे युद्ध अभ्यास मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाए। जैसे कि लेम्बेते अभ्यास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, यह बात तो सेशल्स के बीच में शुरू हुआ था, सेशल्स के अंदर ही। समुद्र सुरक्षा बेल्ट अभ्यास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि बायलेटरल अभ्यास है। यह कहां पर शुरू हुआ था? तो ओमान की खाड़ी के अंदर। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, यह बात तो मलेशिया के बीच में शुरू हुआ था अभी, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम के अंदर। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में किया गया था। ओपेक्स अभ्यास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, यह भी बात तो मिस्र की वायुसेना के बीच में शुरू हुआ था। और नोमेटिक एलिफेंट, यह बात तो मंगोलिया के बीच में शुरू हुआ था। जबकि ईस्टर्न ब्रिज के बारे में मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है, यह भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना के बीच में हुआ है। और एक अभ्यास तो मैंने आपको और बढ़ाया था, युद्ध अभ्यास, यह भी भारत और यूएसए के बीच में किया गया था, तो ये और याद रखिएगा। अब आज के छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो छठवां क्वेश्चन है, यह अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो मिजोरम राज्य है, यहाँ के अभी राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार है, ये किसे सौंपा गया है? तो इससे पहले साथ जो मिजोरम के राज्यपाल थे, इनकी अस्वस्थता के कारण जो हरिबाबू कम्बमपति थे, इनके बाद अभी मिजोरम का जो राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है, ये सौंप दिया इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि साथ उनकी स्वास्थ्य हालत क्या है कि ठीक नहीं है, हरिबाबू कम्बमपति की, और इसी कारण अभी जो अतिरिक्त प्रभार है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को सौंप दिया है। बात करते हैं हम लोग मिजोरम के बारे में। तो ये साथी आपको नॉर्थ ईस्ट का मैप देखने को मिल रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप लोग नीचे की साइड देखेंगे, त्रिपुरा के पास में मैंने ब्लैक कलर से मार्क भी कर रखा है, ये आपका मिजोरम राज्य, जो कि भारत में 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक तो असम के साथ, दूसरी इसकी जो सीमा है ये साझा करता है त्रिपुरा के साथ, और तीसरी इसको जो सीमा है ये लगती है मणिपुर राज्य के साथ। त्रिपुरा के गठन की बात करें तो त्रिपुरा का जो गठन है ये 20 फरवरी 1987 को हुआ था। मुख्यमंत्री है मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजोल। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो लालदू हामम। और राज्यपाल अब कौन बन गए? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या भी 1 है, और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 40 है, जबकि आपको जिले यहाँ पर 11 देखने को मिलेंगे। अब आज का 7वां क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल जो इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे है ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथ 1 अक्टूबर 2024 को इस बार दुनिया भर में 34वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसने 14 दिसंबर 1990 को 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है इसके रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन पहला जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है ये कब मनाया गया था? तो 1 अक्टूबर 1991 को। और साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो इसके साथ ही थीम है सम्मान के साथ वृद्ध होना, दुनिया भर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहायता प्रणाली को मजबूत करने का महत्व। ये 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम है। अब आज के 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का साथियों का जो 8वां क्वेश्चन है ये भी सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इस पे हो सके तो डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी जो नाटो है, जो कि सबसे बड़ा सैन्य संगठन है पश्चिमी देशों का, इसके भी जो नए महासचिव है इसके रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये बन चुके साथियों मार्क रूट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों जो मार्क रूट है ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और यह भी 1 अक्टूबर 2024 को जो नाटो है इसके 14वें महासचिव बन चुके हैं। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का।
ये जो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है, ये 2014 में नाटो के 13वें महासचिव बने थे। अब बात करते सकते हैं हम लोग नाटो के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना ही 1949 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर। और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या अब कितनी हो चुकी है? तो 32। और मैंने आपको साथ ही इसके दो नए सदस्य देश कई बार रिवाइज कराए, 31वां और 32वां। 31वां इसका जो सदस्य देश है ये फिनलैंड बना था, जबकि 32वां कौन सा बना था? तो ये बना था स्वीडन। अब आज के 9वें क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, जो कि आपका स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि 9वीं 20वीं जो जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप है 2024, इसमें अभी भारत ने जो है ये कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इस बार साथियों भारत ने जो है ये 9वीं 20वीं जूनियर वुशु चैंपियनशिप में 7 मेडल जीते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इन 7 मेडलों में से 2 तो जीते साथियों गोल्ड मेडल, एक जीता है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, और 4 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। जिनमें से साथियों हम लोग गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम को क्या है कि डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात और याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पूछे कि जो 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया कहां पर गया था, तो 22 से लेकर 30 सितंबर तक ब्रुनेई के बंदर सिरी बेगमान के अंदर। अब हम लोग गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम के बारे में देख लेते हैं। तो जो आर्यन ने ये विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने हैं। और दूसरा नाम याद रखना आप लोगों को शौर्य का। इन्होंने बालक वर्ग के अंदर 48 किलोग्राम बालक वर्ग में दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के बारे में। तो याद रखेंगे जो वुशु है ये एक पारंपरिक चीनी खेल है, और इसका गठन कब हुआ था? तो 1990 के अंदर। मुख्यालय इसका लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो गाओ जिदान। ये आज का सत्र का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि आपका स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है इसका जो 70वां संस्करण है यह भी कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका साथी जो आयोजन है यह भी केरल के अंदर किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथी जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है इसका इस बार जो 70वां संस्करण है ये केरल का जो अलापुजा है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम पुन्नमदा झील, और यहीं पर इस ट्रॉफी का आयोजन किया है। जबकि दोस्तों इसको जीता किसने है? तो पलथू रूथी जो बोट क्लब है इसी के द्वारा संचालित करिचल चंदन के ने लगातार 5वीं बार ये नेहरू ट्रॉफी जीती है। और हराया किसको है? तो कैनकारी के विलेज बोट क्लब को, जिसका नाम है वियापुरम चंदन। अब बात करते हैं हम लोग केरल के बारे में। तो राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो आरिफ मोहम्मद खान। अब साथियों यहाँ से 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, केरल से संबंधित है। अभी मैंने आपको खाद्य सुरक्षा का सूचकांक पढ़ाई थी 2024, इसमें भी केरल जो राज्य ये टॉप पर रहा था। और दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि केरल के उत्तर में स्थित जो कोझिकोड शहर है इसे भी आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को का साहित्य का शहर घोषित किया था। जबकि संगीत का किसे किया गया था? तो ग्वालियर को। ये आज का दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है अल्बर्टो फूजीमारो, इनका क्या है कि अभी 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।